1 सेकंड भी जाया किए बगैर स्पीकर फोन दोबारा ऑन कर दिया। गुड, तो तुम उसी के नंबर पर हो। बिला किसी तमहीद के जिमी लाइट के जज्बात से आ रही आवाज उभरी। तुम्हें यकीन है कि इस फोन में लगा हुआ कोई बग हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा? मैं इतनी अहमक नहीं हूँ बस। मैंने ये इत्मीनान कर लेने के बाद ही इस ऑपरेटर से तुम्हारा नंबर मिला था। दरअसल यहाँ से मैं सुकून और आज़ादी के साथ बात कर सकती हूँ। किसी पब्लिक कॉल ऑफिस पर मेरी जात बिलावजाही लोगों की तवज्जो का निशाना बन जाती। ये लोग सफेद फार्म लड़कियों को बहुत लज्जाई हुई नजरों से घूरते हैं। तुम कहाँ रह रही हो? क्या वहाँ फोन की सहूलत नहीं है? जिमी लाइट ने पूछा। मैंने खुश गोदी में मुरम्मत के लिए खड़े हुए एक जहाज के सेकंड ऑफिसर के कैबिन में रपोशी इख्तियार की हुई है। जहाज पर रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद है मगर फोन नहीं है। खैर वो तुम्हारे जाती मामलात है। बस इतना याद रखना कि डैनी रूए जमीन के हरामी 3 आदमियों में से एक है। मैं इसकी जात में तुम्हारी दिलचस्पी से वाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हें इससे होशियार रहना चाहिए। वो जरूरत पेश आने पर अपने अजीज तरीन हस्ती को भी अपने हाथों से ज़िबा करने पर तुल सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वीरा एक आंख दबा कर बोली। तुम अपने लिए काम करने वालों की बेहतरी का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हो। मुझे डैनी से तुम्हारे 2 अधूरे पैगामात मिले, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि जिस मामले में हिस्सास तरीन खलाई सियारों के जरिए कामयाबी नहीं हो सकी, वहां मैं क्या कर सकूंगी? अब तो मेरे पास नफरी भी नहीं है। इस काम के लिए ज्यादा भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं होगी। जिमी लाइट ने वजाहत की। अगर तुम किसी अहम फौजी अफसर तक रसाई हासिल कर लो तो मतलूबा मालूमात बहुत आसानी के साथ हासिल हो सकती। हम सबको पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी इलाके में इस काफिले की नकलो हरकत पर फौज का सख्त कंट्रोल रहा है। हो सकता है कि इन ट्रेलरों को जंगलात ही में कैमोफ्लेज कर दिया गया हो। वीरा ने ख्याल जाहिर किया। बहुत से इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन इस बड़े कारवां के साथ क्या हुआ है इसका सही अंदाजा नहीं हो रहा है। तुम्हें इसका पता चलाना होगा। क्या सराइयों से काम नहीं चल सकेगा? ठीक है, मैं फौरी तौर पर कोशिशों का आगाज किए देती हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें यह काम कराची ही में रहकर करना होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें मेरे एक दोस्त को कुछ मदद फराम करनी है। हो सकता है कि वो अब तक कराची पहुंच चुका हो। वो जैक रोनाल्डो के नाम से सफर कर रहा है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेहमान है। तुम्हें उसकी तलाश में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। जिमी लाइट की जुबान से जैक रोनाल्डो का नाम सुनकर हम सब उस तरह चौंके जैसे हमारे सरों पर अचानक कोई वजनी चीज आ गिरी हो। मेरी और वीरा की निगाहें चार हुई तो वो भी इस इंकशाफ पर शशतर नजर आ रही थी, लेकिन मैं उसे किस हैसियत में मिलूंगी? ऐसा ना हो कि मैं सरकारी सुरागरसानों की नजरों में आने के बाद दुश्वारियों से दो चार हो जाऊं। वीरा ने कमाल होशियारी से सवाल किया। तुम्हारा सरकार या सरकारी सुराग रसानों से कोई वास्ता नहीं होगा। जिमी लाइट ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। जैक रोनाल्डो कोई सरकारी अफसर नहीं है, चाहे तुम्हें कोलंबिया वाला कर्नल जैसिस जोन्स याद हो। जैक रोनाल्डो उसी का अकलौता बेटा है और वो एक इंतहाई अहम मिशन पर पाकिस्तान पहुंचने वाला है। अपनी सरकारी हैसियत की वजह से उसे किसी बाएतमाद मददगार की जरूरत होगी जो उसकी खुफिया मकासद के लिए काम कर सके। तुम उसका सुराग लगाकर जीन वाकर के नाम से उसे फोन करके मामलात तय कर सकती हो। जीन वाकर का नाम ही तुम्हारा शनाख्ती कोड होगा। वो समझ लेगा कि तुम्हारा ताल्लुक मिर्जा से है। लेकिन एक जमाने में तो हमारे कर्नल जैसिस जोन्स से सख्त इख्तलाफात रह चुके हैं, अब वो हमारे दोस्तों में कैसे शामिल हो गया? वीरन दबी दबी हैरत के साथ पूछा। ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है, खुरदरी आवाज में जवाब दिया गया। इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े निचली सतह पर होते रहते हैं। मफादात के तसादुम में ऐसा होना नागुज़ीर होता है, लेकिन जैसिस जोन्स से हमेशा मेरी गहरी दोस्ती रही है। आजकल मैं उसके साथ खासा वक्त गुजार रहा हूँ। सॉरी बास, ये तुम्हारी मसलियतें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ सकती। वीरा ने फौरन संभल कर कहा। तुमने जो कुछ कहा है मैं उस पर फौरी तौर पर अमल करने की कोशिश करूंगी। गुड, तुम एक अच्छी और फरमाबरदार लड़की हो। अब मेरी एक और बात सुनोगी? मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? वीरा ने हैरत के साथ कहा। मैं तो तुम्हारी अदना से कारकुन हूँ। नहीं, यह तुम्हारा जाती मामला है, इसमें मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर दखील नहीं हो सकता। मैं सुन रही हूँ। यह तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम मेरी जाती मामलात को अलग समझती हो। जैसिस जोन्स का लड़का बहुत अच्छा है। मिजाज की खूबी के अलावा वो जैसिस जोन्स के करोड़ों डॉलर्स के असासों का अकलौता वारिस भी है। वो तुम्हें हर तरह खुश रख सकेगा। उसे इस नजर से भी देख लेना। वैसे तुम खुद बालिग और समझदार हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझती हो। मैं अपनी राय तुम पर मुसल्लत नहीं करूंगा। शुक्रिया बास, इस मामले में मैं अपनी खुद मुख्तारी पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगी। बिल जोन्स या जैक रोनाल्डो कितना खुश मिजाज और मालदार क्यों ना हो, मैंने मिले बगैर उसे मुस्तरद कर दिया। ओके बेबी। एक सांस के साथ जिमी लाइट की आवाज उभरी। तुम अभी तक जिद्दी और खुद सर हो। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए दुआ गो रहूंगा। और हाँ, अब जरा पाकिस्तान में कदम जमाने की कोशिश करो। मेरा ख्याल है कि इस बार डैनी तुम्हारे साथ भरपूर ताउन करेगा। एक बार मैदान छोड़ जाने वाले दोबारा मुश्किल ही से कहीं जम सकते हैं, और डैनी को तुम जानते ही हो। ची के मखसूस फलसफे से वाकिफ होने के बाद ही उसने अपनी वागियाना सरगर्मियां शुरू की थी। इस बार वाहिद शुगर पाकिस्तान में नहीं फैलाई जाएगी। पाकि मकामी मंडी में 20 लाख से ज्यादा अफराद उसके तलबगार हो चुके। इतनी ज्यादा मकामी खपत पैदा हो जाने के बाद अब पाकिस्तान में उसकी फाजिल पैदावार बरकरार नहीं रही है। वहां की कमी अफगान हेरोइन से पूरी की जा रही है। दोम ये कि हमारी तरजीहात अब बदल चुकी हैं।
अमेरिका में हेरोइन के आदी अफराद अब तेजी के साथ कोकीन की तरफ राग़िब हो रहे हैं, इसलिए हमारी तवज्जो जनूबी अमेरिका की रियासतों की तरफ मबजूल हो रही है ताकि अमेरिका में कोकीन की आमद को रोका जा सके। पाकिस्तान से हम सस्ती और आला दर्जे की हेरोइन खरीद कर यूरोप खसूसन फ्रांस में पहुंचाएंगे। इस बारे में डैनी को कोई एतराज नहीं होगा। इसका यह ख्याल भी गलत साबित हो जाएगा कि चीज सिर्फ रंगदार नस्लों के खिलाफ काम करती है। यूरोप और फ्रांस के सफेद फार्म नौजवानों के लिए हेरोइन का नारा उसके लिए दिलकश साबित होगा। मगर क्यों? फिर अपनी हैरत को न दबा सके। कुछ अर्सा कबल हम यूरोप को इस वबा से बचाने के लिए मरे जा रहे थे और आज हम ये खुद जहर वहां फैलाएंगे। आखिर इसकी कोई वजह भी तो होगी। स्पीकर फोन पर जिमी लॉयड की बेरहमाना हंसी की आवाज उभरी। फिर वो सर्द आवाज में बोला, तुम एक मरतबा फिर जज्बाती हो रही हो। वैसे तुम्हारी नन्ही सी खोपड़ी के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कैसे फैसले बदलते हुए आलमी हालात और मफादात के ताबे होते हैं। शायद ये यूरोपीय मुश्तरका मंडी कायम करने की मुहिम का शाखसाना है। ये मेरा अंदाजा है। तुम जानती हो कि मुझे पॉलिसी कहां से मिलती है, फिर उसे पूरी कव्वत से नाफिज करने का पाबंद होता हूँ। मुझे जल्द ही नई पॉलिसी आने की तवक्का है, इसलिए तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो। पाकिस्तान के मखसूस हालात की वजह से हमें वहां से सस्ते दामों में हमेशा बेहतरीन माल मिलता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनूबी अमेरिका से कोकीन की स्मगलिंग रोकने ही के चक्कर में कर्नल जैसी जोन से मरासम बढ़ाए जा रहे हो? वीरा ने एकदम चौंक कर सवाल किया। तुम बहुत चालाक और शातिर हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम बात की तह तक पहुंच जाओगी। जो काम दोस्ती और नर्म रवि से निकल सकता हो उसके लिए ताकत और सरमाए का इस्तेमाल हमाकत कहलाता है। ठीक है, वीरा थकी हुई आवाज बोली। मैं डैनी को राय रास्त पर लाने की कोशिश करूंगी। तुम जहां भी रहो मुझे अपने राब्ते से बाखबर रखो ताकि जरूरत पेश आने पर मैं तुमसे बात कर सकूं। फिलहाल मैं उस बहरी जहाज पर रहूंगी जहां राब्ते का कोई जरिया नहीं है। तुम चाहो तो डैनी की मार्फत मुझे पैगाम दे सकती हो। तुमसे मुसालित हो जाने पर वो खासा मुतमिन नजर आ रहा है। तुम डैनी के पास ही क्यों नहीं रुक जाती? जिमी लॉयड ने पूछा। उसकी बीवी मेरी मौजूदगी पसंद नहीं करती। वीरा ने गजाला को आंख मार कर कहा। कांग फू बता रहा था कि वो औरत नायत आसानी के साथ मौत के घाट उतारी जा सकती थी। अगर तुम उससे बराह रास्त बात न करती तो उसकी बाजियाबी नामुमकिन होकर रह जाती। डैनी की खुशनुदी के लिए मुझे बाज काम अपनी मर्जी के खिलाफ भी करने पड़ते हैं। वीरा जेर लब मुस्कुराहट के साथ बोली, वरना अब तक मेरे और उसके दरमियान दोबारा ठन चुकी होती। भीमगंज और सिल्वर आई के मामले में वो अभी तक इनकार पर अड़ा हुआ है। उसे इन दोनों चीजों का वापस लिया जाना बहुत अहम है क्योंकि हमारे लिए इन्हें तर्क करना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम इस मामले को गैर जरूरी अहमियत दे रहे हैं और डैनी हमारी कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है कि वो खुद भी इन दोनों चीजों से महरूम हो चुका हो और हमारी नजरों में अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए इस हकीकत का एतराफ न कर रहा हो। अगर मैंने इसके साथ मुसालियाना रवैया इख्तियार किया है तो जवाब में उसे भी खुले दिल से हर बात बयान कर देनी चाहिए। हो सकता है किसी वक्त वो बाकायदा तौर पर सिल्वर आई का हकदार भी बन जाए। मैं मुनासिब मौका देकर उससे बात करूंगी। क्या ये मसला भी हल हो ही जाए। ये याद रखना कि मैं आज शाम 7 बजे के बाद लॉस एंजलिस छोड़ दूंगा। फिर मैं रिपोर्ट किस तरह दे सकूंगी? वीरा ने उसकी बात काट कर पूछा। बिल जोन्स या आदमियों को जमा करने के बारे में किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। हालात के मुताबिक तुम खुद फैसले कर सकती हो। प्लूकराज डील वाली गाड़ियों के बारे में मैं खुद 2-3 दिन में राब्ता कर लूंगा। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया क्या? वीरा ने बटन ऑफ करके कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाकर इस तरह आंखें मूल ली जैसे वो काफी देर से शदीद ज़हनी मुशक्कत करती रही हो। वीरा के फोन से फारिग होने के बाद हम काफी देर तक इस नए मिशन के बारे में मामला तय करते रहे। पहले मेरा इरादा था कि मैं गुमनाम नकाबपोश का रूप धार कर जैक रोनाल्डो को खौफजदा करके उसकी असलियत को गुलवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिमी लॉयड के जरिए उसका असल नाम मालूम होने के बाद मैंने अपना वो मंसूबा यकसर तब्दील करने का फैसला कर लिया। मैं नकाब लगाकर या कोई और रूप बदल कर उन दोनों के सामने पहुंचता तो वो लाजमी तौर पर मुझे अपना हरीफ या दुश्मन तस्वुर करते हुए हर किस्म की मुजाहमत पर तुल जाते और मुझे इब्तिदा ही से उन्हें ताकत के बल पर अपने काबू में रखना पड़ता, जबकि असल रूप में उनका सामना करते हुए मुझे किसी भी ज़हनी या जिस्मानी मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ता और वो मुझे अंदर का आदमी समझते हुए मुझसे राजदाराना गुफ्तगू भी कर सकते थे जो उनके पोशीदा अज़ाइम को पूरी तरह सामने ला सकती थी। इस मिशन के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सुल्तान शाह को अपने साथ लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैं ड्राइवर की हैसियत से वो रेस्ट हाउस से बाहर रहकर सूरत हाल पर नजर रखने का फर्ज अंजाम दे सकता था। भीमगन मेरे लिए हर नाजुक मौका पर एक मुअस्सर हथियार साबित होती रही थी, इसलिए उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके अलावा हम दोनों ने भरे हुए पिस्तौल साथ लिए और 9 बजे घर से रवाना हो गए। अगर अंदर कोई गड़बड़ हो तो मुझे क्या करना होगा? रास्ते में सुल्तान शाह ने पूछा। हमने हथियार महज एहतियात के तौर पर अपने साथ लिए, वरना मुझे वहां कोई गड़बड़ होने का अंदेशा नहीं है। अगर कुछ हो ही जाता है तो तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो, अपने स्वाबदीद के मुताबिक कोई भी कदम उठा सकते हो और मुझे इब्तिदा में ही गड़बड़ होने का खतरा है। सुल्तान शाह फिक्रमंदाना लहजे में बोला। एयरपोर्ट पर उन दोनों के लिए जो हिफाजती इंतजाम किए गए थे उनकी रोशनी में रेस्ट हाउस पर भी मुसल्लह लाओ लश्कर की मौजूदगी का इम्कान नजर आता है। हो सकता है कि तुम्हें तलाशी दिए बगैर अंदर जाने की इजाजत न मिले। सुल्तान शाह की बात में वजन था। तलाशी के मरहले पर मेरी तहवील से भीमगंज जैसे जदीद तरीन और नामानूस हथियार का बरामद होना खतरनाक हो सकता था। मैं उससे हमेशा के लिए महरूम भी हो सकता था।
बात अगर सिर्फ पिस्तौल तक महदूद रहती तो बिल जोन्स से मुज़ाकरात के बाद वापसी पर उसकी मुदाखलत पर वो वापस मिल सकता था। बिल जोन्स खुद समझ सकता था कि उसके किसी आदमी का हर वक्त मुसल्ला रहना कितना जरूरी होता है। मैंने अपनी जेब से बीम गन निकाल कर सुल्तान शाह के हवाले कर दी। बाजू कहा तुम बहुत दूर की बात सोच लेते हो, बीम गन का ना ले जाना ही मेरे हक में बेहतर रहेगा। इन दिनों शहर के हालात साजगार नहीं थे। मालूम होता था कि शहर में चोरों, डाकू और दहशतगर्दों की बन आई है। रोज मुतअद्दिद गाड़ियां असलहे के बल पर छीनी जा रही थी। सूर्य ढलते ही शहर के गुंजान आबाद इलाकों में नामालूम दहशतगर्दों की अचानक और अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था, जिसमें एक आध हलाकत के साथ मुतअद्दिद बेगुनाह शहरियों का जख्मी होना मामूल बन गया था। मुतमव्विल आबादियों में डाके पड़ने के वक्त किसी की कोई तखसीस नहीं रही थी। शहरियों को कोई अंदाजा नहीं होता था कि घंटी की आवाज पर वो अपना दरवाजा खोलेंगे तो कोई शनासा चेहरा नजर आएगा या भयानक हथियारों से लैस डाकू उन्हें बेबस करके अंदर घुस आएंगे। इन वाकयात के सद्देबाब के लिए शहर में जा बजा पुलिस की चौकियां कायम कर दी गई थी, जहां मुश्तबा गाड़ियों वगैरह को रोककर उनकी तलाशी ली जाती थी। इन वारदातों का तसलसल टूटने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इन इक़दामात का एक ये नतीजा जरूर बरामद हुआ था कि शहर सरे शाम ही वीरान हो जाता था और रात रात भर खुले रहने वाले खुर्दनोश के मराकज पर खरीदारों के हजूम सिरे से गायब हो गए थे। लेकिन इस दिन हमारे सितारे यावर थे, या पुलिस एहलकार बेगुनाह और अमन पसंद शहरियों पर तवज्जो नहीं ज्यादा दे रहे थे कि हमें कहीं भी नहीं रोका गया और हम हबीब बैंक के मशहूर चौराहे से गुजरकर साइड के सनती इलाके में दाखिल हो गए। साइड का वो रेस्ट हाउस खासी कुशादा रकबे पर मौजूद एक मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था। हेडलैम्प्स की तेज रोशनी और फिर हार्न के जवाब में पार्टी के ऊपर एक चेहरा नमूदार हुआ और हमसे कोई पेशगी इस्तफसार किए बगैर पार्टी खोल दिया गया। अलबत्ता अंदर दाखिल होने के बाद दूसरे आदमी ने हाथ के इशारे से हमारी कार रुकवा ली। बादियों नजर में वो दोनों सादा लिबास वाले मुसल्ला नजर आ रहे थे, लेकिन उन दोनों के अलावा अहाते में दूर दूर तक किसी तीसरे मुतनफ्फिस का वजूद नजर नहीं आ रहा था। कार रोकने वाले के इस्तफसार पर सुल्तान शाह ने जैक रोनाल्डो का नाम लिया तो उसे गाड़ी आगे बढ़ा ले जाने की इजाजत मिल गई। सुल्तान शाह ने इमारत के बरामदे की एक दीवार के करीब कार रोककर पार कर दी। इस असना में रेस्ट हाउस का एक खादिम बाहर आ चुका था। उसने मुझे अपने साथ ले जाकर एक कुशादा और आरास्ता ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद मेरा नाम दरियाफ्त करके दोबारा बाहर चला गया। मैंने जैक रोनाल्डो को मुलाकाती की हैसियत से अपना नाम शहजादा बताया था। इस रेस्ट हाउस की इमारत बरसों पुरानी मालूम हो रही थी, लेकिन मुझे हैरत थी कि उसका वसी और अरीज खाली रकबा इस शहर की तरह शजरकारी से यकसर महरूम था। अगर रेस्ट हाउस की इमारत बनने के साथ ही वहां कुछ पौधे लगा दिए जाते तो हर तरफ खुशगवार साए के साथ ही बेहतर माहौल भी मुयस्सर आ सकता था। चंद मिनट बाद बरामदे में कई भारी कदमों की चाप सुनाई दी और फिर वो दोनों ही आगे पीछे इस कमरे में आके उनके जिस्मों पर टी शर्ट और निकर नजर आ रहे थे। मुझसे मिलने के लिए उन्होंने लिबास की तब्दीली की कोई जरूरत महसूस नहीं की थी। बिल जोन्स की आंखों में मौजूद चमक से जाहिर हो रहा था कि वो शराब पिए हुए था। तो ये तुम हो? दराज कामत बिल जोन्स ने मुझसे हाथ मिलाए बगैर एक कुर्सी में ढेर होते हुए कहा। तुम्हें किसने एयरपोर्ट भेजा था? वो बहुत साफ सुथरी अंग्रेजी बोलने पर कादिर था। जफर ने। मैंने अल्बर्टो का असल नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा। तुमने वहां प्ले कार्ड बुलंद करके ऐसी हमाकत की थी जो हमारे लिए अजाब भी बन सकती थी। इस बार पाल ने कदरे गुस्से के साथ कहा। वो मशवरा किस बेवकूफ का था? मेरा इरादा मुआज़त खाना रवैया इख्तियार करने का था, लेकिन उसके बेतुके सवाल पर मैं अपने इज़्तिरारी जवाब को तब्दील नहीं कर सका। मैंने सादगी से कह दिया, जफर ने, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं पहचानता था, इसलिए प्ले कार्ड के अलावा बाहमी शनाख्त की कोई और सूरत नहीं थी। पाल बौखलाकर अपनी बगलें झांकने लगा। शायद अल्बर्टो इस गिरोह में उससे बुलंद दर्जा रखता था। जफर खुद कहाँ है? क्या उसे मेरा पैगाम नहीं मिला था? बिल जोन्स ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। उसे पैगाम मिल गया था, लेकिन वो नहायत नावासाद हालात में रपोश है। वो इस्लामाबाद से अपनी कमीनगाह से निकलते ही पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उसने मुझे कराची रवाना कर दिया था। मौका मिलते ही वो खुद भी कराची पहुंचने की कोशिश करेगा। एक तबाहकुन आती जिंदगी में अपनी मौत का ड्रामा रचाकर वो बुरी तरह फंस गया है। दूसरे लोगों से उसका राब्ता बिल्कुल टूटा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे किस हद तक बात कर सकता हूँ। बिल जोन्स उलझन आमेज निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं ज्यादा दिनों तक जफर की आमद का इंतजार नहीं कर सकूंगा। तुम मुझसे हर बात कर सकती हो। जफर की तरबियत दिए हुए बंदरों को मैं ही काहोटा की वादी में छोड़कर आता था। मुझे उससे अपनी खिदमात का बहुत माकूल मुआवजा मिलता है, जिसने मुझे उसका गर्विदा बनाया हुआ है। मैंने इधर उधर देखते हुए राज़दारान लहजे में कहा, तुम्हारी कई और बात मेरे सीने में दफन रहेगी। सफर के अलावा किसी और को इसकी भनक भी नहीं मिल सकेगी। तुम एक मोतबर साथी और काबिल एतमाद पैगाम रसा तो साबित हो सकती हो, लेकिन यहाँ के हालात पर तुम कोई साहिब मशवरा नहीं दे सकते। ये काम जफर ही कर सकता है। बिल जोन्स बदस्तूर परेशान नजर आ रहा था। अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि काहोटा की 8वीं तंसीबात की तबाही की सबसे मुअस्सर सूरत क्या हो सकती है और इस पर कैसे अमल किया जा सकता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सच बात यह है कि मैंने इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया। मैंने उस बेहुदा सवाल पर किसी जज्बाती रद्दअमल का मुजाहरा किए बगैर ठंडे माथे के साथ जवाब दिया। फिर तुम अब तक जफर के साथ क्या करते रहे हो? उसने चुभते हुए लहजे में पूछा। उसकी बदन में उतर जाने वाली तेज निगाहें मुसलसल मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मेरा अंदाजा था कि हम काहोटा की कीमती राज हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं।
जफर ने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे यह जाहिर होता हो कि वो कहोटा को खंडर बना देना चाहता है। बस तुम में और उसमें यही फर्क है कि उसकी पूरी सोच तुम तक मुंतकिल नहीं हो सकी, लेकिन ऐसे किसी मंसूबे पर काम किया जा सकता है। मैंने उसकी बात काट कर नरमी के साथ कहा। बिल जोन्स ने एक झटके के साथ अपनी जगह छोड़ दी। पाल भी चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ, बिल जोन्स ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। ऐसी गुफ्तगू के लिए यह कमरा मुनासिब नहीं है, हमारी आवाज राहदारी में भी सुनी जा सकती है। वो दोनों बरामदे में से दोबारा गुजर कर एक राहदारी में मुड़े, फिर बंद दरवाजा खोलकर एक बहुत बड़ी ख्वाबगाह में दाखिल हो गए, जिसे एयर कंडीशनर ने काफी ठंडा किया हुआ था। 2 डबल बिस्तरों वाली इस ख्वाबगाह में अल्कोहल की तेज बू रची हुई थी। मेरे मुतजस्सिस निगाहों ने फौरन एक गोशे में पड़ी हुई गोल मेज पर ब्लैक लेबल स्कॉच की पड़ी बोतल देख ली। इस मेज के गिर्द बेद की कई आरामदेह कुर्सियां पड़ी हुई थी। बिल जोन्स की रहनुमाई में हम लोग उन ही कुर्सियों पर विराजमान हो रहे थे कि पाल ने अचानक अपनी जेब से शिकारी चाकू निकालकर खटके के साथ उसका चमकदार फल खोलकर मेरी तरफ डाल दिया। अपने हाथ ऊपर उठा लो। वो मेरे ऊपर घुराया, फिर बिल जोन्स की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, इसकी जेब में पिस्तौल मौजूद है, इसके इरादे खतरनाक मालूम होते। हमारा पेशा ही ऐसा है कि हम हर वक्त मुसल्ला रहने पर मजबूर है। मैंने उसकी हदायत पर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे। मेरे पिस्तौल से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। बिल जोन्स ने मेरी जेब से पिस्तौल निकालकर उसका जायजा लिया, फिर उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। पाल ने चाकू बंद करके दोबारा निकर की जेब में डाला और अपना गिलास लेकर कुर्सी पर बैठ गया। तुम भी बैठ जाओ, बिल जोन्स ने नरमी के साथ कहा और मैं अपने हाथ गिराकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। बिल कह रहा था, पाल का कसूर नहीं है। तुमने एयरपोर्ट पर देखा होगा कि हमारी हिफाजत के लिए पूरा लश्कर मौजूद था। बाज अफसरान अपने सरकारी इख्तियारात और दबदबे की बेजान नुमाइश को शान तसव्वुर करते हैं। इन इंतजामात ने हम दोनों को अभी तक परागंदा किया हुआ है। हमारा इस्तकबाल करने वालों ने बिला वजह हमें खौफजदा कर दिया था। गोया यहाँ हर शख्स हमारी घात में लगा हुआ है। रेस्ट हाउस में भी उनकी भीड़ लग गई थी, लेकिन मैंने अपने सुकून की खातिर इन सब को रुखसत कर दिया। अब यहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए हैं। पाल के हरकत का बुरा न मानना, एहतियात अच्छी चीज है। मैंने रूखे लहजे में कहा, तुम दोनों वैसे भी मेरे बड़े हो। बिल जोन्स वाकई शाइस्ता मिजाज आदमी था। उसने मेरे लिए खाली गिलास में स्कॉच अंडेल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये पियो, इससे तुम्हारा मूड दोबारा बहाल हो जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके गिलास में बर्फ और सोडा मिलाकर 2 घूंट लिए, फिर कहा, जफर ने जो बात मुझसे की ही ना हो उसके बारे में मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी। ये बताओ कि अब तुम्हारा मंसूबा क्या है। मैं इस पर अमल दरामद की कोई ना कोई राह निकालने की कोशिश करूंगा। हमारी मालूमात के मुताबिक इन एटमी तनसीबात में तो क्या, इस वादी में भी किसी अजनबी या मुश्तबा आदमी का दाखिला नामुमकिन है। बिल मेरे पिस्तौल से खेलते हुए कहने लगा, अलबत्ता जानवरों के बारे में वो बेबस है। हो सकता है कि वहां से भयानक बंदरों के पकड़े जाने के बाद इस बारे में भी छानबीन होने लगी हो। हम कहोटा में जानवरों के जरिए मुकम्मल तबाही लाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि कहोटा में कोई रिएक्टर या एटमी तंसीब नहीं है। मैंने इस वक्त तक खुद भी कहोटा में कदम नहीं रखा था, लेकिन इन दोनों को मरूब करने के लिए वो मेरी पूरे एतमाद तकरीर जरूरी थी। वहां एक बड़े रकबे पर रिसर्च लेबॉर्ट्री जरूर है जहां एटमी रिएक्टर से आने वाली यूरेनियम को अफसूदा किया जाता है और समाज के गिर्द बरकी बाड़ और मजबूत दीवारों समेत हर किस्म का हिफाजती निजाम मौजूद है। इसलिए वहां किसी इंसानी रसाई का इम्कान न होने के बराबर है। अलबत्ता जकंदे लगाने वाले बंदरों की बात और थी। हो सकता है कि हिफाजती अमला भी उन्हें बेजरत समझकर नजरअंदाज कर देता हो। पाल ने मेरी बात काट कर अचानक ही एक नया सवाल छेड़ दिया, बंदरों वाले कैमरों के जरिए हासिल होने वाली तस्वीर कहाँ है? उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंदर कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक कामयाब हुए। वो तस्वीरें हमारे टारगेट को आसान बना सकती हैं। मुझे इनके बारे में कोई इल्म नहीं। मैंने मायूसी के साथ कहा, यह सब जफर ही बता सकेगा। चंद सानियों के लिए उस कमरे में सकूत छा गया। तीनों अपने अपने गिलासों से चुस्के लेने में मसरूफ हो गए। आखिर बिल जोन्स ही ने मानी खेल फनकार के साथ उस बोझल सकूत को खत्म किया। परिंदों के जरिए नाजिल होने वाली किसी नागहानी तबाही के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल जोन्स के उस सवाल पर पाल बेचैनी के साथ अपनी कुर्सी में कसमसा कर रह गया, जैसे उसे बिल की जुबान से वो तज़किरा पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। परिंदों के जरिए तबाही के जिक्र पर मुझे बेख्तियार अबराहा के लश्कर पर अबाबीलों के कंकर बरसाने का वाक़या याद आ गया। मैंने कहा, यह भी मुमकिन है, लेकिन इसके जरिए महदूद तबाही से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। परिंदों की परवाज और इन पर कंट्रोल के मामलात इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं है। मुझे सिर्फ कहोटा में वाक़े इन नमारात की तफसीली सर्वे पोजीशन दरकार है। बाकी काम हैरतनाक हद तक आसान साबित होगा। हवा के रुख पर वाक़े किसी भी मुअय्यना मकाम से उन अमारात के फासले का तयन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो कुछ होगा वो अपनी नोयत का यादगार वाक़या होगा। सर्वे रिपोर्ट हासिल करनी बहुत दुश्वार होगी। इतनी दर्द-ए-सरी मोल लेने से बेहतर होगा कि कोई गुमनाम फिजाई त्यारा ही हासिल कर लिया जाए, ताकि तुम अपना असल मकसद हासिल कर सको। मैंने उसे मजीद टटोलने की नीयत से धड़कते हुए दिल के साथ वो तजवीज़ पेश की। सब यही कहते हैं। वो अपना गिलास मेज की 24 सतह पर पटकते हुए बोला, लेकिन ये अमलन नामुमकिन नहीं है। हर बमबार त्यारे की एक रेंज होती है। कहोटा से इस रेंज में हमें कोई हवाई अड्डा मुयस्सर नहीं है। ऐसी कार्रवाई किसी भी सूरत में राज में नहीं रह सकती। मंसूबा बनाने वालों की शनाख्त के बदतरीन सियासी असरात होंगे, जिनकी जिम्मेदारी लेने से हर एक बचता है। लंबी रेंज के बमबार त्यारे
गिने चुने मुल्कों के पास है। इनके साख्त दूरी से पहचानी जाती है। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक ऐसे हैं जिनकी नाराजगी कोई मोल नहीं लेगा। उनके दबाव की वजह से फौजी कार्रवाई नामुमकिन है। फिर परिंदों वाला मामला मेरी समझ से बाहर है। मैंने हाथ उठाते हुए कहा, बहुत आसान है। तुम्हारे मुल्क में अबाबिलों की एक किस्म ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हवा की मुखालिफ समत में उड़ती है। इन अबाबिलों के मेदों में नायत सरीउल असर जहर के कैप्सूल उतारे जाएंगे। इन कैप्सूलों की झिल्ली बहुत नाप तोल के साथ इतनी नाजुक रखी जाएगी कि वो एक मुअय्यना मुद्दत के बाद तहलील हो जाए। कैप्सूल खुलते ही परिंदा मरकर पट नीचे गिर जाएगा। इनके पैरों में हल्के लेकिन नहायत तबाहकुन बम बने हुए होंगे जो जमीन से टकराती होलनाक तबाही फैला देंगे। वक्त के तयन के बाद यह जानना जरूरी है कि कहोटा से हवा के रुख पर वाकई किसी भी गैर ममनू मकाम से इन नमारात का फासला कितना है और अबाबिल वो फासला तय करने में कितना वक्त लेंगे। ये आदादो शुमार कैप्सूलों के जिलाटिन की मोटाई तय करेंगे। इस पूरे खेल में जरा सी भी गलती हुई तो तबाही असल निशाने से पहले या आगे भी नाजिल हो सकती है। बिल जोन्स के ज़हन में पूरा नक्शा तैयार था, लेकिन वो तबाहकुन बम कहां से आएंगे? मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा। बिल जोन्स ने खूंतामेज अंदाज में सिगरेट सुलगाई, फिर बोला, तुम भूल रहे हो कि हम बारूद के माहिरीन और सरकारी मेहमान हैं। हमारे पेशा वराना सामान के क्रेट आज की एक परवाज से यहाँ आ चुके हैं। कल उन्हें चेक किए बगैर छुड़वा कर हमारे हवाले कर दिया जाएगा। हम यहाँ छोड़ दिए जाएंगे। उनके खाली केसेस में मार्बल और ग्रेनाइट का पाउडर भरकर वो क्रेट हम अपने साथ वापस ले जाएंगे। किसी के फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सकेगा कि ये कार्रवाई किसने और कैसे की होगी। मुर्दा अबाबिलों का तजिया जहर की कहानी जरूर सुनाएगा। मैंने कहा, इनके चीथड़े भी नहीं मिल सकेंगे क्योंकि बम इन्हीं के पैरों से बांधे जाएंगे। बिलफर्ज ये बात सामने आ भी जाती है तो इस तखरीबकारी का इल्जाम किस पर आयद किया जाएगा? मोहलक अबाबिलों को उड़ाने वाले अपनी बंद वैन में ममनू इलाके से काफी दूर अपने अड्डे से इस गोल को उड़ाते ही वहां से निकल जाएंगे। यह सबसे बेजरर और महफूज मंसूबा है जिसे पाल और जफर मिलकर सर अंजाम दे सकते हैं। तो क्या पाल तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगा? उसका हौलनाक मंसूबा सामने आने के साथ ही मेरी आंखें खुलती जा रही थी। ये बीमार होकर यहाँ रुक जाएगा। बिल जोन्स मकाराना मुस्कुराहट के साथ बोला, फिर आबो हवा की तब्दीली के लिए यह तफरीन इस्लामाबाद का रुख कर लेगा। दरअसल इन मखसूस अबाबिलों को यही पहचान सकता है। मैं गहरी सोच में डूब गया। किसी भी चिड़ी मार के जरिए 150 अबाबिल खरीद कर इनमें से नाकारा अबाबिलों को आजाद कराकर अपनी जरूरत पूरी करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन दोनों का मंसूबा हर एतबार से मुकम्मल था। कमी सिर्फ कलीदी किरदार की थी जो जहन्नम से भी वापस लौट ही नहीं सकता था। किस सोच में डूब गए? मुझे खामोश पाकर पाल ने टोका। मैं जफर के बारे में सोच रहा था। अगर वो जल्दी अपनी कमीन गाह से बाहर ना आ सका तो क्या होगा? सफर हमारे लिए बहुत अहम बल्कि नागुज़ीर है, बिल ने कहा। लेकिन एक फर्द के होने या ना होने की वजह से किसी बड़े मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तुम शायद इतना बड़ा बोझ न उठा सकोगे। हमें जफर की मखदूज पोजीशन का अंदाजा था, इसलिए हमने अपने कुछ दोस्तों से मदद लेने का बंदोबस्त किया हुआ है। अगले 1-2 दिन में जफर ना आ सका तो हम उन लोगों को एतमाद में लेकर अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तुम उनके साथ रह सकोगे।